नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की बड़ी खबर से। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 29 लोग इसमें घायल हैं। गोंडा झिलाही के बीच पिकौरा के पास ये हादसा हुआ है। बचाव टीम मौके पर है। सीएम योगी ने गोंडा में हुए रेल हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जिसके 12 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। यहां पर राहत के लिए टीम पहुंच चुकी है। यूपी के गोंडा के पास ये रेल हादसा हुआ है और इसमें अभी तक जो खबर मिली है इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग इसमें मारे भी गए हैं और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। 29 लोग घायल हैं, लेकिन इसकी वजह से उस रूट पर 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 11 ट्रेनों का रूट बदला भी गया है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन। रवीश, इस वक्त क्या खबर मिली है, खास करके जो वहां पर बचाव का काम चल रहा है उसको लेकर? सीएम ने भी इसके ऊपर एक आदेश तो दिया है, लेकिन किस तरह का ये कोई वजह सामने आ रही है? पटरी पर से उतर गई है ट्रेन। हाल के जो ट्रेन हादसे हैं वो भी कई हुए हैं। 17 जून में ही पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा ट्रेन जो थी उसकी भी टक्कर हुई थी एक मालगाड़ी से। क्या इस वक्त खबर अब मिल रही है? और जी बिल्कुल नगमा, 1 महीने में ये दूसरी बड़ी ट्रेन दुर्घटना है और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 29 लोग घायल हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हताहतों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। फिलहाल अभी पहली जो प्राथमिकता रेलवे की है वो ये है कि घायलों को जल्द से जल्द जो है, अगर ज़्यादा कोई घायल है तो उसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। उसके वजह से जो रेस्क्यू की ट्रेन है वो पूरा साजो सामान लेकर, मेडिकल सामान लेकर और सारा सामान लेकर पहुंच चुके घटनास्थल पर और राहत और बचाव का काम तेज़ी के साथ में चल रहा है। ये जो रूट है ये काफ़ी बिजी रूट माना जाता है, लखनऊ से जो गोरखपुर के बीच में जहां पर यह हादसा हुआ है। इसी की वजह से तकरीबन जो है वो 11 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है अभी तक इसके कारणों पर कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे मंत्रालय से नहीं आई है। लेकिन वहाँ पर जो ट्रैक के आसपास जो काफ़ी पानी भरा हुआ है, लग ये रहा है कि जो बारिश हुई है उसके वजह से या तो ट्रैक कहीं से कमज़ोर हुआ है या एक ब्रेक मारा गया है कोई जानवर के आने से। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन इसकी जांच हो रही है और इस जांच के बाद में पता चल पाएगा। 2:35 पर ये जो दुर्घटना है ये हुई है। गोंडा से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर ये ट्रेन गोरखपुर की ओर चली होगी। उसके बाद में अचानक जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया कि अचानक बहुत तेज आवाज़ आई और झटके के साथ में कई सारे जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है ये बताया जा रहा है कि 10 से जो 12 डिब्बे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें से 4 जो डिब्बे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो घायलों की तादाद है वो इन्हीं डिब्बों में ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो डिब्बे खेत में गिर गए, उसके वजह से जो है वो काफ़ी घायल लोग हुए हैं। जो जिला प्रशासन है वो मौके पर पहुंच गए हैं, डीएम पहुंची हुई हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि तुरंत एक जो यात्री हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। हेल्पलाइन नंबर को दिया गया है। डिब्रूगढ़ से लेकर और लखनऊ तक के रेलवे स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है और वहां पर एक हेल्प डेस्क को लगाया गया है ताकि किसी के जो भी परिजन इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे वो लोग फ़ोन नंबर जो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस पर वो फ़ोन करके और फिर वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन महीने भर के भीतर ये दूसरी ट्रेन दुर्घटना है और इससे कहीं ना कहीं जो ट्रेन जो रेलवे की कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। और प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि ये जो ट्रेन है ये उस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई नहीं थी। अब क्या कारण रहा इस ट्रेन दुर्घटना के पीछे ये जब जांच पूरी हो पाएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी पहली प्राथमिकता ये है कि हताहतों की तादाद न बढ़े, घायलों का अच्छा इलाज हो पाए और इसी काम में जो स्थानीय प्रशासन है और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल हुए हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। जी नगमा। सीएम योगी ने गोंडा रेल हादसे का संज्ञान लिया है और रेल दुर्घटना के लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो दिखा रहे हैं, हम अपने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। अब जो भी लोग इस हादसे में किसी तरह से घायल हुए हैं या जिनके किसी के रिश्तेदार को इनके बारे में जानकारी चाहिए, वो इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको हम कई नंबर दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। रेल दुर्घटना के हेल्पलाइन नंबर, डिब्रूगढ़ के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अलावा जो कमर्शियल कंट्रोल है तिनसुकिया का, उसका नंबर है। अलग अलग जो जगह हैं इससे जुड़ी ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पर फ़ोन करके जानकारी ली जा सकती है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 12 डब्बे पलट गए हैं और सीएम योगी ने इसका संज्ञान लिया है। वहाँ पर राहत की टीम पहुँची है और ये पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द घायलों को अच्छा इलाज वहाँ पर मिल सके। हादसे की वजह का भी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये हादसे जो हैं वो रेल सुरक्षा पे सवाल उठाते हैं। हाल ही में सीसीआरएस की रिपोर्ट में कंचनजंगा एक्सप्रेस के लोको पायलट को क्लीन चिट दे दी गई थी। लोको पायलट को जानकारी नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो। 2 जून 2024 को पंजाब फतेहगढ़ में 2 माल गाड़ी में टक्कर हुई थी। हादसे में 2 लोको पायलट घायल हुए थे, एक यात्री ट्रेन को भी नुकसान हुआ था। और 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी, फिर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट कोरोमंडल की बोगियों में भिड़ गई थी। हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। एक बहुत बड़ा हादसा था ये और 1000 से ज़्यादा इसमें घायल हुए थे। ऐसे ही 11 अक्टूबर को पिछले साल 2023 में बिहार के बक्सर में रेल हादसा हुआ था जिसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे और 4 लोगों की मौत हुई। 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि एक और रेल हादसा हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और 29 लोग घायल हैं। इस वक्त की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन घायलों को अच्छा इलाज मिल सके। आपको इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। इस वक्त आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। विवादों में लगातार घिरी हैं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर। अब खबर यह आई है कि पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आज सुबह पुणे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। मनोरमा खेड़कर जिस लॉज में छुपी हुई थी वहां पर अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया था। मनोरमा ने अपना नाम इंदुबाई बताया था और आईडी कार्ड भी इसी नाम का दिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिस्तौल लेकर किसानों को धमकाया है, जिसका वीडियो भी बीते दिनों वायरल हुआ था। पूजा खेड़कर की मां पर आरोप ये भी है कि उन्होंने अपनी जमीन के पास दूसरे किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। जब किसानों ने विरोध किया तो पूजा खेड़कर की मां बाउंसर के साथ जमीन पर पहुंची और किसानों को धमकी भी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान मनोरमा के वकील ने कहा कि 24 साल से हमारे पास पिस्तौल है, पिस्तौल के दुरुपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है, हम हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जहां तक एफआईआर का सवाल है, शिकायतकर्ता और उनके 8 लोग मौजूद थे। वहां केवल एक महिला थी, बाकी सभी पुरुष थे। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे और राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। कुछ महीने पहले दिलीप खेड़कर की कथित बेहिसाब संपत्ति को लेकर एसीबी ने शिकायती आवेदन भी दिया था। तमाम आरोपों के बीच पूजा खेड़कर के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो उन्होंने प्रमाण पत्र दिया, एक सर्टिफिकेट दिया है दिव्यांग होने का, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पता चला कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के प्रमाण पत्र के लिए पूजा ने घर का जो पता दिया है वहां कोई घर नहीं बल्कि एक फैक्ट्री है। मनोरमा खेड़कर उन्हें आज सुबह अरेस्ट करके पुलिस उन्हें यहाँ कोर्ट में पेश करी। उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये केस रखा गया था कि 2023 4/6/2023 को एक ऑफेंस हुआ था जिसमें ऑलरेडी मेरे जो क्लाइंट है मनोरमा खेड़कर, उन्होंने ही एक एफआईआर दर्ज करा था अगेंस्ट द प्रेजेंट कंप्लेनेंट इन दिस मैटर। तो इनिशियली जब वो एफआईआर हुआ तो सारे सेक्शन जितने लगाए गए थे सारे बेलेबल थे, लेकिन कल अचानक उसमें आईपीसी सेक्शन 307
जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है और ट्रायबल बाय सेशंस है वो ऐड किया गया और उसके तहत उनको डायरेक्टली अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें आज कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो कंसिडर करके उन्हें 2 दिन की पीसी में रखने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजीव चोपड़ा, जो पूर्व निदेशक रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, जहां पर ट्रेनिंग होती है आईएएस अधिकारियों की। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पूजा खेडकर का जो पूरा मामला है, इसमें पूरा का पूरा परिवार जो है वो एक से बढ़कर एक जो सामने आ रहा है। माँ पिता सबके खिलाफ अलग अलग तरीके के मामले हैं और खुद पूजा खेडकर, जिनके ऊपर अब ये आरोप ये भी है कि दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र उन्होंने दिया वो भी नकली पते पर ही दिया है। माँ के पास भी गलत नाम से वो कहीं रह रही थी। पिता के ऊपर करप्शन ब्यूरो के केस हैं। तो ये तो इसमें वो ट्रेनी आईएएस थी, वो किस तरह की आईएएस किस तरह के अफसर बनती है, तो लोगों को अंदाजा हो ही गया है। आपसे मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जब ट्रेनिंग के लिए आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, जो भावी अफसर बनते हैं, तो किस तरह की जो ट्रेनिंग वहाँ पर होती है, इंटेग्रिटी और इन तमाम चीज़ों के बारे में ये ट्रेनिंग होती होगी, और कुछ क्वालिटीज़ के बारे में भी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है इस तरह के अफसरों के लिए। नहीं, आपने ठीक कहा नगमा जी, लेकिन एक बात जो हमें रियलाइज करनी है कि एकेडमी में हर साल हमारे फाउंडेशन कोर्स में 500 करीब प्रशिक्षु अधिकारी होते हैं। फेज 1 में 180 से 200 करीब होते हैं और सारा साल ट्रेनिंग चलती रहती है। तो ये जो एक केस है, ये एबरेशन है, इसको हम एक जनरल ट्रेंड की तरह नहीं मान सकते, क्योंकि इतने ट्रेनीज हमारे यहाँ से गए हैं, इतने सालों से एकेडमी है, ये बड़ा एक एबरेशन है। तो इस एबरेशन को लेके पूरी एकेडमी की ट्रेनिंग पे के ऊपर कुछ सवाल उठाना शायद उचित नहीं हो। एकेडमी में देखिए, हमारा जो पूरा फोकस रहता है वो रहता है टीम वर्क पे, हमारा फोकस रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हमारा फोकस रहता है ग्रुप बिहेवियर पे। जो एकेडमी का जो लोगो है वही है शीलम परम भूषणम, जिसमें हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं यही है कि ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट एम्बेलिशमेंट दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव। लेकिन अब किसी भी सिस्टम में कुछ एबरेशंस हो सकती हैं, और ये फैक्ट है कि अब एक बहुत क्लियर मामला आया है, और ये मामला एकेडमी की ट्रेनिंग से ज़्यादा इट्स आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द फैक्ट दैट इफ अ पर्सन हैज अ क्रिमिनल माइंड, तो उसको डील करना तो बड़ा मुश्किल है ना। तो इसको ये कहना कि इससे एकेडमी की ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ हुई, शायद ये बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे एकेडमी से बहुत अच्छे लोग, हमें बहुत अच्छे एकेडमी की ट्रेनिंग को दोष नहीं दिया जा सकता, वहीं से बहुत अच्छे अफसर भी निकल रहे हैं, वहां से इस तरह की जो है एबरेशन है वो भी निकलते ही हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिस इज नॉट सम बिहेवियर व्हिच कैन बी कंडोन्ड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ये बड़ा बिल्कुल नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो इसी तरह के काम में लगा हुआ है। माँ के ऊपर जो केस हैं, पिता के ऊपर केस हैं, और ये जो भावी आईएएस ऑफिसर बनने वाली थी, तो इस केस में अब एक बात, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो इनका ताव और जिस तरह का इनका बर्ताव रहा, वो एक जो अभी से, जबकि ये ट्रेनी आईएएस थी, एक अफसरशाही का जो नशा और रोब होता है वो ये काफ़ी ज़्यादा दिखा रही थी। और हमारे यहाँ चूंकि ये एक वीआईपी कल्चर है लाल बत्ती लगा के घूमने का, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बत्ती लगा ली थी और जैसा रोब वो सब तरफ दिखा रही थी। ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो एकेडमी में हम यही सिखाते हैं, एकेडमी के डायरेक्टर भी लाल बत्ती नहीं लगाते हैं। तो जब एकेडमी के डायरेक्टर ही बहुत क्वाइट प्रोफाइल में रहते हैं, हम कभी उसको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते। तो ये जो इनका जो बिहेवियर है, ये शायद इनके पेरेंट्स के उससे एटीट्यूड से आया होगा, क्योंकि इस समय भी देश में करीब 180 प्रशिक्षु अधिकारी हैं, तो ये तो आपको शिकायत कहीं से नहीं मिली होगी, और ये एक बड़ा रेयर इंस्टेंस है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सिर्फ एक अप्पू साहब ने आज से करीब 40 साल पहले एक प्रोबेशनर को डिसमिस किया था, और तब से लेके अब तक कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया नजर में। ये क्या मामला था जिसमें प्रोबेशनर को डिसमिस किया गया था? 1982 या 83 की ये बात है, जब एक प्रशिक्षु अधिकारी ने अनुचित बिहेवियर किया था एक लेडी ऑफिसर ट्रेनी के साथ, एंड अप्पू साहब हैड आस्क्ड फॉर हिज डिसमिसल एंड ही वाज डिसमिस्ड। पर बाद में जब उनको कोर्ट ने रीइंस्टेट किया, तो अप्पू साहब हैड रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। That was one of the first resignations from ट्रेनिंग के दौरान ही, प्रशिक्षण के दौरान ही इस तरह की आप कह रहे हैं कि जो ये इनका व्यवहार रहा वैसा कभी देखा नहीं गया, ये एक तरह से एक अपवाद है, जैसा बर्ताव
40 साल के बाद एक ऐसा इंसिडेंट आया है, तो इसलिए एकेडमी के ऊपर आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट। बिल्कुल एकेडमी अकेडमी के ऊपर सवाल नहीं, पर एक आपसे, चूंकि आप उसमें पूर्व निदेशक रहे हैं और हमारे यहाँ जो एक वीआईपी कल्चर है वो सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स की बात नहीं है, कहीं कोई अफसर हो जिनको लाल बत्ती नहीं लगानी है वो भी लगा लेते हैं, कुछ तो ऐसे लोग बस यूं ही लगा लेते हैं क्योंकि ये कल्चर है कि अगर आपकी गाड़ी में लाल बत्ती है तो फिर आपको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको चीज़ों में छूट मिलेगी, आप ट्रैफिक में कहीं से कहीं जा सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ नेताओं में और तमाम जगह आप हिंदुस्तान के बाहर देखें तो बड़े से बड़े नेता जो हैं वो आम लोगों की तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, दिखता है ये। बट यहाँ पर छोटे से छोटे पद पर भी जो व्यक्ति है उसकी ये कोशिश रहती है कि वो अपने को वीआईपी बताकर आगे चले, ऐसा तो आपने भी देखा ही होगा। ऐसा है, और ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये उचित नहीं है, और इसकी थोड़ी जो इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, जो सायरन का इस्तेमाल या लाल बत्ती का इस्तेमाल था, ये वर्ल्ड वॉर 2 में लंदन में क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत होते थे उन दिनों में, तो उसको क्रॉस करने के लिए ये एक प्रिविलेज तब जो वॉर कैबिनेट के सदस्य थे, आर्मी जनरल्स थे, उनके लिए लंदन में ये फैसिलिटी दी गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब वहां से तो हट गई है, लेकिन अब ये जैसे आपने कहा कि एक जबरदस्त वीआईपी कल्चर बन गया है। और लास्ट में तो अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर है कि किसी को भी अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगानी है, और फ्लैग कोड जिसको फ्लैग लगाना है वो आर्मी के उच्च अधिकारी या डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उनके लिए ऑथराइज्ड है, और जहाँ पे ऑथराइज्ड है वहीं आप लगा सकते हैं। वैसे तो हर आदमी लगाता भी नहीं है, लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर है, डिविजनल, इनफैक्ट पर्पस ये है कि जो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में दखल रहेगा, उनको अगर इमरजेंसी में जल्दी कहीं पहुंचना है तो उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई, जैसे एम्बुलेंस को दी गई। अब इसका मिसयूज जो है दैट इज टोटली रॉन्ग, और ये आई मीन इस पे मैं कुछ नहीं, आई मीन हम दोनों शायद एक ही बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ये गलत है, बावजूद इसके ये यहाँ पर एक तरह से ये कल्चर है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई बहुत कम होती दिखती है। तभी हम देखते हैं कि सायरन लगा के गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, लाल बत्ती लगाते हैं वो लोग जिनको कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ना अधिकार है ये करने का। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बात कर रहे हैं हम पूजा खेड़कर की, तो संजीव चोपड़ा जी हमारे साथ है जो पूर्व निदेशक रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी की, और पूजा खेड़कर, उनके पिता और उनकी माता, सबके ऊपर एक मामले दर्ज हैं और मां की भी अब गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच कल बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें 12 नक्सली मार गिराए गए हैं। कई स्वचालित हथियार भी बरामद हुए हैं। दोपहर में भारी गोलीबारी शुरू हुई और देर शाम तक रुक रुक कर 6 घंटे से अधिक समय तक जारी रही। जिले के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के मुताबिक इलाके की सर्च में 12 नक्सलियों के शव मिले हैं। C60 के एक PSI और एक जवान को गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि अब गढ़चिरौली में एक भी नक्सली नहीं बचा है। गढ़चिरौली में केवल 2 आर्म्ड फॉर्मेशंस अभी शिल्लक रह गए थे, जिसमें टिपागढ़ दलम और चांदगांव कसनसुर दलम थी। और कल के इस अभियान में, मुठभेड़ में, ये पूरी दलम, टिपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कसनसुर दलम के 7 सदस्य, कुल 12 के 12 सदस्यों का कल खात्मा गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और ये बताने में हर्ष हो रही है कि उत्तर गढ़चिरौली में अभी आज के दिन में एक भी सशस्त्र माओवादी की कोई भी बचा नहीं है, और पूरी उत्तर गढ़चिरौली से माओवादी चळवळ का, माओवादी संगठना का हमने निपटारा किया है कल के अभियान के बाद। हेलो मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज।